हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पे जो है हिस्ट्री के मैं महत्वपूर्ण तथ्य लेके आ रखा हूँ। और ये जो तथ्य हैं फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे आप सेंट्रल एग्जाम दें, चाहे आप स्टेट एग्जाम दें, यहाँ से आपका जो है 10 नंबर जो है कंफर्म है कि 10 नंबर के क्वेश्चन जो है 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। और पहले भी पूछे गए हैं, अभी भी आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पे जो है मैंने महत्वपूर्ण 4-5 बिंदु लिए हैं, तो इनको आप जो है अच्छे से जो है नोट डाउन बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी ने आप जो है अच्छे से देख लीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो सीटेट का पेपर है अभी 21 जनवरी को, तो सीटेट का पेपर है, तो इसके लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि जिसका भी एसएसटी सब्जेक्ट होगा उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इन्हें ध्यानपूर्वक देखना, चाहे आपका कोई भी टेट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यानी यहाँ पे जो है पुरातात्विक स्रोत और उनके अभिलेख, तो वो मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभिलेख, शासक और विषय। तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो किस शासक का था? खारवेल शासक का था। और विषय क्या था यहाँ पे? खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण। अगला है जूनागढ़ अभिलेख, यह है गिरनार अभिलेख और रुद्रदामन का। इसमें जो है रुद्रदामन के विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख, इसमें गौतमी बलश्री रचनाकार सातवाहन कालीन रचना घटनाओं का विवरण, गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित। प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त, इसके विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण है। भीतरीय स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त, इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। मंदसौर अभिलेख, यह है मालवा नरेश सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। तो ये जो है फ्रेंड्स, किसी भी तरह से यहाँ पे जो है लेख पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के अध्ययन के स्रोत। तो प्राचीन इतिहास के अध्ययन के स्रोत, सबसे पहले जो अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहा जाता है? सबसे पहले हम अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। अब यहाँ पे जो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत क्या है? उसमें आते हैं अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के आते हैं, मूर्तिकला आते हैं, मूर्तियां आती हैं और चित्रकला आते हैं और मोहरे आते हैं। जो साहित्यिक स्रोत होते हैं तो इसमें आपके क्या क्या आते हैं? भारतीय साहित्य आता है, विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, ये सभी आपके आते हैं। अब यहाँ पे जो है साहित्यिक स्रोत, तो इसको भी 2 भागों में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन से? भारतीय साहित्य में और विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो भारतीय साहित्य है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है: धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। उसके बाद अगर हम धार्मिक साहित्य को देखते हैं तो इसको भी क्या किया गया? 3 भाग में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन से? ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब हम सबसे पहले इनको हम देख लेते हैं। जो ब्राह्मण साहित्य है इसमें क्या क्या आएंगे? इसको देखो, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यणक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षड्दर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति। यहाँ से फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप जो है यहाँ इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, तो हमें पता है सबसे हमारे जो 4 वेद हैं कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये है हमारे ऐतरेय, कौशितकी, गोपथ आदि। और जो आर्यणक है, जो आर्यणक ग्रंथ हैं ये हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ऐत्रेय आदि। उपनिषद है छांदोग्य है, फिर आ जाएंगे कंठ, बृहदारण्यक, उसके बाद आ जाएंगे वेदांग पे। तो शिक्षा, वेदांग आप देख लीजिएगा, ध्यान से देखना, इनको इंग्लिश में भी ऐसा लिखा जाता है और हिंदी में भी एज इट लिखा जाता है। तो शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उपवेद आ जाते हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद आदि। सांख्य, योग, न्याय, विशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और रामायण में आते हैं महाभारत और महाकाव्य में रामायण और महाभारत। उसके बाद आ जाते हैं पुराण, तो विष्णु पुराण, भगवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण आदि। अब हम यहाँ पे जो है थोड़ा जो है यहाँ पे वेदों को थोड़ा यहाँ पे वो कर लेते हैं। तो जो वेद होते हैं ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। वेदों के द्वारा जो है प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में हमें जो है पता चलता है। वेदों की संख्या 4 है।
सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कब से? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। यह जो है सबसे पुराना है। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं हैं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं और ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल जो है सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध एक गायत्री मंत्र है जो विश्वामित्र द्वारा रचित है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वां मंडल चातुर्य वर्ण समाज की संकल्पना का आधार है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय एवं कौशितकी अथवा संखायन। कौशितकी को संखायन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक थोड़ा आप इसको नोट डाउन कर लेना कि जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को जो है विश्व मानव धरोहर के साहित्य के शामिल किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं हम यजुर्वेद पे। तो यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञों के नियमों, विधान, इन सभी का संकलन यहाँ पे मिलता है और यजुर्वेद को जो है कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए जो पॉइंट मैं बता रहा हूं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है जबकि यजुर्वेद और कृष्ण वेद जो है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं दोनों पद्य दोनों में है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अथर्व कहलाता है और यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। इसके बाद यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है ये है ईशावास्यव उपनिषद जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। और यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सत्यपथ और तैत्तिरीय। उसके बाद आ जाते हैं हम सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, यानी साम का अर्थ है गान होता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 7 स्वरों में सा रे गा मा पा धा नी की उत्पत्ति यहीं से हुई है, सामवेद से। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं और सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्रात्री कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद हैं छांदोग्य तथा जैमिनिया। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, ब्राह्मण, षड्विश और ब्राह्मण है। उसके बाद आ जाते हैं हम अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो है कन्याओं, सबसे पहले अथर्ववेद में जो है कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई है। इसे अर्थागिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं और लगभग 6000 इसमें मंत्र हैं। अथर्ववेद को जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि के विषयों का वर्णन, ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, इन सभी का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, वर्णन है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अथर्ववेद के उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद, उपनिषद तथा मांडक्योपनिषद। मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते लिया गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है और इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? साहित्य कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है ये काफी बड़ा हो जाएगा अगर मैं हर एक को एक्सप्लेन करूंगा तो। अब इसके बाद आ जाते हैं हम बौद्ध साहित्य में। तो बौद्ध साहित्य में क्या क्या आते हैं? तो बौद्ध साहित्य में आता सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पन्नो, बुद्ध चरित्र, दिव्यावदान। जैन साहित्य में परिशिष्टा पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आ जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हण की रासतरंगिणी और उसके बाद आ जाता है पाणिनि के अष्टाध्यायी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम और मेघदूत, बाणभट्ट का हर्षचरित्र और कादम्बरी आदि। संगम साहित्य में तिरुकुरल, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि आदि। उसके बाद आ जाते हम विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण। तो इसको जो है यूनान एवं रोम लेखक हैं, चीनी लेखक हैं और अरबी लेखक हैं। यूनान एवं रोम लेखक कौन कौन है? मेगास्थनीज, टोलमी, हेरोडोटस, निरियाकस, अरिस्टोटल्स आदि। चीनी लेखक हैं फायान, वेनसांग, इत्सिंग आदि। और अरबी लेखक कौन है? अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता आदि।
तो ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु मैंने यहाँ पे लिए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण है ये है प्रमुख साहित्य रचनाएं। ये आप जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। ये क्या है? विशेष ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की। मौर्य काल के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। महाभाष्य जो है अष्टाध्यायी पर टीका है, ये है पतंजलि द्वारा। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी यहाँ पे मिलती है। कथा सरित्र सागर सोमदेव की है, मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। और अगला आ जाएगा बृहत कथा मंजरी, ये है क्षेमेंद्र की, मौर्य काल के विषय में जानकारी यहाँ से मिलती है। अर्थशास्त्र विषय है राजनीति, कौटिल्य, और कौटिल्य का नाम ही है विष्णुगुप्त, इसके द्वारा जो है ये कौटिल्य द्वारा जो है अर्थशास्त्र रचित है। मौर्य काल के बारे में यहाँ पे प्रकाश पड़ता है, यानी जानकारी मिलती है। नीतिसार कामदक के द्वारा गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ यहाँ पे प्रकाश डाला गया है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित है। शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम क्षुद्र द्वारा क्षुद्रक की है। गुप्तकालीन समाज का वर्णन यहाँ पे मिलता है। और हर्षचरित जो है बाणभट्ट है, हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन यहाँ पे मिलता है। रामचरित संध्याकर नंदी बंगाल के शासक रामपाल की यहाँ पे जीवन कथा है। और उसके बाद आ जाते हैं हम पृथ्वीराज रासो, यहाँ पे जो है चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन यहाँ पे मिलता है। रास्तरंगिणी जो है कल्हण की है। और ये जो है कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी यहाँ से मिलती है। ये आप जो है एग्जाम से पहले एक बार कंफर्म आप देख लीजिएगा। बहुत यहाँ पे जो है कंफर्म आपके जो है 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे जो है 5 से 10 या 5 नंबर तक का क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंफर्म है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो यूनान एवं रोम के लेखक, चीनी यात्रियों के विवरण और अब यात्रियों का विवरण, ये हमने देख लिया। अब उसके बाद आ जाते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास। तो कैसे हुआ? सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल आया, आद्य ऐतिहासिक काल आया, ऐतिहासिक काल आया। अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, ये क्या था? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध था। उदाहरण के लिए पाषाण काल। पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया। पुरापाषाण काल प्रारंभ इससे 10,000 ईस्वी पूर्व, और मध्य पाषाण काल को 10,000 से 5500 ईस्वी पूर्व, और नवपाषाण काल को 5,500 से 3,000 ईस्वी पूर्व तक मनाया गया। जो पुरापाषाण काल है इसके भी क्या है? 3 खंड है। कौन कौन से? निम्न पुरापाषाण काल प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, और उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे जो है आद्य ऐतिहासिक काल, हमने देखा प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं था, यहाँ पे पाषाण काल का दौर था। आद्य ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, परंतु लिपि अभी तक भी इनकी पढ़ी नहीं गई है। जो यहाँ पे लिपि लिखी गई है आद्य ऐतिहासिक काल की, लिखे तो हैं लेकिन इनकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई। उदाहरण के लिए सैंधव सभ्यता, वैदिक संस्कृति। उसके बाद आ जाते हैं ऐतिहासिक काल। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य, यह काल जो है पुरातात्विक साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर है। तो हमने यहाँ पे जो है 3 काल देखे। उसके बाद यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी टॉपिक है। सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल संस्कृति के लक्षण क्या क्या यहाँ पे मिला? तो ये मिला यहाँ पे क्या क्या थे? सल्क, गंडा, सहखंडक, उपकरण संस्कृति। मुख्य स्थल थे पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। महत्वोपकरण विशेषताएं क्या क्या? हस्तकुठार एवं वटिकाश्रम उपकरण, होम्यो इरेक्ट अस्थि अवशेष नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में फलक संस्कृति। नवपाषाण मध्य पाषाण काल के जो संस्कृति के लक्षण है वो है फलक संस्कृति। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा भी गया था और ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फलक संस्कृति से संबंधित ये जो है मुख्य स्थल है नेवासा महाराष्ट्र, डिडवाना राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बाकुंडा पुरुलिया पश्चिम बंगाल आदि। यहाँ पे जो है उपकरण मिले फलक, बेधनी, खुरचनी, भीमबेटका से गुफा चित्रकारी मिली है। उसके बाद है उच्च पुरापाषाण काल, यह है अस्थि, खुरचनी एवं दक्षिणी संस्कृति। बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। प्रारंभिक होमोसेपियंस मानव का काल, हार्पुन फलक व हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल है, तो यहाँ पे जो है सूक्ष्म पाषाण संस्कृति है। आदमगढ़, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बंगोर राजस्थान, सराय नाहरराय उत्तर प्रदेश। यहाँ से जो है सूक्ष्म पाषाण काल उपकरण बनाने की तकनीकी का विकास। अर्धचंद्राकार उपकरण, एकधार फलक, अस्थायी निवास का साक्ष्य, पशुपालन। नवपाषाण काल, पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति, बुर्ज होम और गुफकराल, कश्मीर, लंघनाज गुजरात, दमदमा, कोल्ढिवा उत्तर प्रदेश, चिरौंद बिहार, पोचमपल्ली तमिलनाडु, मास्की कर्नाटक, ये सभी क्षेत्र यहाँ से मुख्य स्थल है।
विशेषताएं क्या क्या है? प्रारंभिक कृषि संस्कृति, कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, मृदभांड निर्माण, मनुष्य स्थायी निवासी बना, पाषाण उपकरण मिले, पॉलिश शुरू, पहिया मिला, अग्नि का प्रचलन हुआ। तो ये सभी चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण थे। और इसके बाद जो है हमने ये महत्वपूर्ण बिंदु पहले चैप्टर के देखे। उसके बाद अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट का भी यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण बिंदु लेके आऊंगा। अगर आपने फ्रेंड्स जो है अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।